गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता टंडन आरआर कॉलेज अलवर से आज आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में जो पढ़ा रही थी उसमें नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपको कल पढ़ाया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको नर्स्ट इक्वेशन। यह समीकरण सेल रिएक्शन में भाग ले रहे पदार्थों की सांद्रता या सक्रियता के मध्य संबंध ज्ञात करती है। आपको मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाया तब भी ये बताया था कि कंडक्टेंस जो है, चालकता जो है, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है और आयनों की संख्या इन टर्न कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट्स पर या इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से नर्स्ट इक्वेशन में हम कह रहे हैं कि सेल का जो ईएमएफ है वो सेल रिएक्शन में भाग ले रहे पदार्थों की सांद्रता या सक्रियता के बीच में पे निर्भर करता है और हम इसके बीच में संबंध ज्ञात करेंगे और वो जो संबंध ज्ञात करके जो हम इक्वेशन प्राप्त होगी वो नर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है स्मॉल ए पीडीएफ में देखिए प्लस स्मॉल बी बी प्लस सी प्लस डी। इसमें स्मॉल ए बी सी डी ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री है इक्वेशन की, और ए बी सी डी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं। अब इस इक्वेशन पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने के अनुसार अगर हम लगाएं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के की वैल्यू जो है वो आएगी एक्टिविटी ऑफ सी। ए एक्टिविटी और सांद्रता में कोई विशेष अंतर नहीं होता, हायर कंसंट्रेशंस पे जाकर अंतर होता है, लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन सेम होते हैं। तो मैंने ए की एक्टिविटी लिखी है ना कि कंसंट्रेशन। तो एक्टिविटी ऑफ सी मीन्स प्रोडक्ट है ना। रेज टू पावर सी एक लॉ ऑफ मास एक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो पावर में बदल जाती है, आप सब जानते हैं। एक्टिविटी ऑफ सी रेज टू पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी रेज टू पावर डी डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड रिएक्टिविटी ऑफ बी रेज टू पावर बी। आप सब जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार प्रोडक्ट जो है उसका कंसंट्रेशन वो ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट जो है उनका कंसंट्रेशन एक्टिविटी नीचे लिखी जाती है। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी तथा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या लॉ ऑफ मास एक्शन से जो कांस्टेंट प्राप्त होता है उसके मध्य निम्न संबंध है। ये संबंध क्या है? ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन के का मान एक इक्वेशन से 2 में रखने पर। के क्या है? हमने अभी लॉ ऑफ मास एक्शन से जो इक्वेशन लिखी वो के है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तो डेल्टा जी एज इट इज़, डेल्टा जी ज़ीरो एज इट इज़ प्लस आर टी एज इट इज़, एल एन एज इट इज़, और के की जगह के हम लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ सी रेज टू पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी रेज टू पावर डी, एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू पावर ए, एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू पावर बी। डेल्टा जी ज़ीरो मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है जहाँ समस्त अभिकारकों तथा उत्पादों की सक्रियताएं इकाई होती हैं। इक्वेशन 3 में अगर हम सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को एक कर दें, यूनिट कर दें, 1 कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसी स्थिति में जो डेल्टा जी आएगा वो डेल्टा जी ज़ीरो के बराबर होगा या मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा के बराबर होगा। अब हमने देखा था पहले फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। इसी प्रकार से माइनस डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू एन एफ ई ज़ीरो से मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, डेल्टा जी और डेल्टा जी ज़ीरो के मान रखेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ज़ीरो प्लस आर टी अपॉन एल एन, activity of C raised to power C, activity of D raised to power D, activity of A raised to power A, activity of B raised to power B। ठीक है, इसको अगर हम आगे NF से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन को, माइनस NF से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें इस होल इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी माइनस NF E अपॉन NF इज इक्वल टू माइनस NF E ज़ीरो अपॉन NF प्लस आर टी एल एन ए सी एक्टिविटी ऑफ सी डी ए अपॉन बी। ठीक है, इससे एन एफ से एन एफ कट जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा आपका ई ज़ीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एक्टिविटी ऑफ सी रेज टू पावर सी, ए रेज डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी।
यहाँ इक्वेशन 9 नर्स्ट इक्वेशन के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ n अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अर्थात n उन इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर लिए अथवा दिए जाते हैं। F एक फैराडे के बराबर है, जिसका मान 96500 कूलम्ब्स होता है। अतः हम इक्वेशन 4 जो है उसको अगर हम ये सब वैल्यूज़ इसमें ऐड करके लिखें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी E=E0 माइनस 2.303 अपॉन आर इंटू आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ सी, एक्टिविटी ऑफ डी रेज टू पावर डी, एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू पावर बी। ठीक है, ये 2.303 कहाँ से आया? ये हमने ln जो था वो नेपेरियन लॉग था, इस टू द बेस ई था, इसको हमने टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब एट 298.15 डिग्री से इस टेम्परेचर पे अगर हम टी की वैल्यू रख दें तो 2.303, आर की वैल्यू है 8.314 जूल्स पर डिग्री पर मोल, टी की वैल्यू है 298 की, एन एफ में एफ़ की वैल्यू लिख दें 96500 कूलम्ब्स पर मोल। ये हम कर दें, इनको और सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि बाकी सारी यूनिट्स और वो कट जाती हैं और हमारे पास बचता है 0.0591 V अपॉन एन। एन क्योंकि एक वेरिएबल है इसलिए ये रह जाएगा और बाकी ऊपर के सारी चीज़ों को सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी 0.0591 V। इस इक्वेशन में जे अपॉन सी बचा है, बाकी सब कट गए हैं एंड जे और अपॉन सी बराबर होता है 1 वोल्ट के। जे अपॉन सी किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के। अतः ई बराबर है E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एक्टिविटी ऑफ सी अपॉन सी, डी अपॉन डी, एक्टिविटी ऑफ ए अपॉन ए, एक्टिविटी ऑफ बी अपॉन बी। यदि अभिकारक तथा उत्पाद मानक अवस्थाओं में हों, स्टैंडर्ड स्टेट्स में हों, अर्थात इनकी सक्रियता इकाई हो। अब इक्वेशन 6 में हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं अगर ये मानक अवस्था में हो अर्थात इनका कंसंट्रेशन 1 के बराबर हो तो हमारी इक्वेशन परिवर्तित हो जाएगी E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1 और आप सबको पता है log 1 की वैल्यू होती है 0। अतः ये सेकंड पार्ट जो है इक्वेशन 6 का वो 0 में बदल जाएगा, अर्थात E की वैल्यू आ जाएगी E0 माइनस 0 या E=E0। अतः सेल का EMF उसके मानक विभव के बराबर होता है जब सक्रियताएं इकाई होती हैं। तो E0 के बराबर कब होगा? जबकि कंसंट्रेशन बाकी सारी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उनकी एक्टिविटी क्या होगी? 1 होगी। और ऐसा ही हमने जी के केस में देखा था कि जब हमने लिखा था माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई तथा माइनस डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू एन एफ ई ज़ीरो। यहाँ पर E0 तब आएगा जबकि मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है जो समस्त अभिकारक और उत्पादों की इकाई सक्रियता 1 हो। जब वो सक्रियता 1 होगी तो डेल्टा जी ज़ीरो के बराबर होगा। जब सक्रियता 1 होगी तो EMF स्टैंडर्ड EMF के बराबर होगा। अतः सेल का EMF उसके मानक विभव के बराबर होता है जब सक्रियताएं इकाई होती हैं। इसे समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक आयन, कॉपर इन कांटेक्ट विद कॉपर आयन। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक 2 में बदल जाएगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक कॉपर में बदल जाएगा। ये हमने डेनियल सेल की इक्वेशन लिखी है, जिंक प्लस कॉपर 2 विल गिव यू कॉपर प्लस जिंक 2। इसका EMF हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2। 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, रिएक्शन लिखा है मैंने यहाँ पर N2 है। एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन, एक्टिविटी ऑफ कॉपर, एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन एंड एक्टिविटी ऑफ जिंक। ये इस इक्वेशन से लिखिए आप, जो डेनियल एल की इक्वेशन है। प्रोडक्ट के अंदर क्या है? कॉपर और जिंक आयन ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट के जिंक और कॉपर आयन नीचे आएंगे। अब क्योंकि ठोस पदार्थों की सक्रियता को इकाई माना जाता है अतः एक्टिविटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1, एक्टिविटी ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1। आयन नहीं है, ये मेटल्स हैं।
अतः E बराबर है E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक आयन प्लस कॉपर आयन। ये बच जाएगा, बाकी की वैल्यूज़ जो हैं उनको इकाई के बराबर मान लिया। अतः सेल का ईएमएफ कॉपर आयन व जिंक आयन की सक्रियताओं पर निर्भर करता है। इसलिए नर्स्ड इक्वेशन सेल के ईएमएफ और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सक्रियताओं के बीच में संबंध दर्शाती है। इस संबंध को हम एक न्यूमेरिकल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इक्वेशन क्वेश्चन है कि 298.15 के पर निम्नलिखित सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए। ईएमएफ का परिकलन कीजिए। सेल दे रखी है जिंक डिप्ड इन जिंक आयन सॉल्यूशन ऑफ एक्टिविटी 0.01 एंड कॉपर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू एक्टिविटी 0.1। ठीक है, इस ताप पर सेल का मानक ईएमएफ 1.0988 है। इसका मतलब आपको इक्वेशन में E0 दे रखा है। ठीक है, कॉपर आयन की और जिंक आयन की सांद्रताएं दे रखी हैं, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होगा ये निकालना है और इक्वेशन में रख करके E की वैल्यू निकालनी है। तो E बराबर है E0 माइनस 0.05921 प्लस लॉग ऑफ एक्टिविटी जिंक अपॉन 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2। तो ई स्टैंडर्ड आपको वैल्यू दे रखी है 1.0988, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस 0.0591 अपॉन 2 और हमने इसमें एक्टिविटी लॉग की एक्टिविटी टर्म्स को उल्टा कर दिया, एक्टिविटी ऑफ कॉपर एक्टिविटी अपॉन जिंक कर दिया। तो ये आ जाएगा 1.0988 प्लस 0.0295 2 से डिवाइड कर दिया। लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 0.1 एंड दैट ऑफ जिंक इज़ 0.01। हम पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा log 10। तो हमारी इक्वेशन हो गई 1.0988 प्लस 0.0295। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई log 10 माइनस log 1। आपको पता है कि log में हर मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस से किया जाता है, तो log 10 माइनस log 1 दिस इज इक्वल टू 1.1283 1 माइनस 0। ठीक है, log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ईएमएफ आ गया 1.128 इंटू 3 वोल्ट्स। थैंक यू। बाकी के न्यूमेरिकल और एक्सपेरिमेंटल कुछ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगी।